हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे अंतर पढ़ेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये अंतर कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 अंतर हैं पूरी आपकी बायोलॉजी में। ठीक है, लेकिन ये अंतर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इतना अंतर तैयार कर लिया तो अंतरों में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहला ही चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पहला अंतर, परागण तथा निषेचन में अंतर। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा है, परागण क्या है, निषेचन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, परागण परागण मतलब क्या होता है? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण। ठीक है, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण। लेकिन निषेचन क्या है? अगुणित नर तथा मादा। आपको पता है कि नर तथा मादा युग्मक होते हैं जब लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो अगुणित, जब तक निषेचन इनका नहीं हुआ होता तो ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं ये। ठीक है, तो अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का आपस का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन। ये आपने मानव जनन में भी ये चीजें पढ़ी हैं। निषेचन क्या कहलाता है? नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। तो यहाँ भी सेम वही प्रक्रिया है, प्लांट में भी वही चीजें होती हैं, अलग से कुछ नहीं होता। जैसे ह्यूमन में चीजें होती हैं, एनिमल्स में होती हैं, ऐसे इसमें भी जो आपके प्लांट्स होते हैं, आपको पता है कि प्लांट्स में भी लाइफ पाई जाती है। तो जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो दूसरे जीवों से, दूसरे जो लिविंग जीव हैं उनसे मिलती जुलती ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो निषेचन में भी, इनमें भी यही होगा कि अगुणित नर तथा मादा आपस में मिलकर जो कोई भी किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे। ये प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। अब दूसरा अंतर क्या है? यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। स्वपरागण बच्चों आपको पता है, स्वपरागण जब एक ही पुष्प या उसी पौधे के किसी पुष्प के बीच में परागण की प्रक्रिया होती है तो वो स्वपरागण होता है। और जब दूसरे पौधे के पुष्पों के बीच में परागण होता है तो आपका क्या कहलाता है? परपरागण। ठीक है, पर मतलब पराया, पराया मतलब दूसरा, तो इसमें भी यही है। ठीक है, आप निषेचन में देखिए, यह भी 2 प्रकार का होता है निषेचन। एकल निषेचन होता है और द्वि निषेचन होता है। ठीक है, एकल द्वि निषेचन जब फर्टिलाइजेशन कैसा हो? 2 बार निषेचन हो। जैसे आपने गुड़हल के फूल में, आवृतबीजी पौधों में ये चीज पढ़ी है। द्वि निषेचन मतलब एक बार अंडकोशिका से और दूसरी बार ध्रुवी केंद्रक से जब निषेचन होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? द्वि निषेचन। अच्छा सॉरी, इसमें एकल निषेचन में मतलब एक ही बार निषेचन। जैसे आपने बहुत सारे जीवों में पढ़ा है, जैसे ह्यूमन भी है तो उसमें भी एकल निषेचन, एक ही बार निषेचन होता है। द्वि निषेचन का मतलब क्या होगा? जिसमें 2 बार निषेचन हो। ठीक है, आवृतबीजी प्लांट जो होते हैं उसमें मैक्सिमम द्वि निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब तीसरा अंतर है, यह अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट आदि। जो परागण की क्रिया होगी इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे जो पराग कण है, ठीक है, अगर नीचे गिर गए, फूल से झड़के नीचे गिर गए तो पानी के बहाव के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और इसमें परागण की प्रक्रिया हो जाती है। फिर जल को वायु के द्वारा ये उड़कर दूसरी जगह पहुंच गए और परागण की प्रक्रिया होगी। और कीट, जब फ्लावर पे कीट, फूल पे कीट बैठता है तो उसमें परागकण चिपक जाते हैं और जब वही कीट दूसरे फूलों पर बैठता है तो वहां पे परागण की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब इसमें है, इसमें माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो आपका निषेचन है उसमें इस तरह के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। आपने पढ़ा है ना, बीजांड के बाहर और बीजांड के अंदर। तो बीजांड कहाँ है? जैसे हमने ये चित्र बना लिया। ठीक है, अब जो आपका फूल है ये तो इसके बाहर है ना, ये किसके अंदर है? ये आपका है ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर है।
यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा, यहाँ पे आपका स्टिग्मा पाया जाएगा, ठीक है। तो परागण की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, यहाँ। लेकिन जो निषेचन है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, निषेचन की प्रक्रिया बीजांड के अंदर हो रही है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहाँ, जो ये परागण की प्रक्रिया बीजांड के बाहर और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, बीजांड के अंदर। अब हम इसमें दूसरा अंतर देख लेते हैं। अब ये देखिए बीजांड, एक मिनट, ये देखिए दूसरा अंतर है भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर बताइए, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन पूछे भी गए, इसमें सिर्फ 2018 ही दिया है, लेकिन इसके पहले भी ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रूणकोश और भ्रूणपोष, भ्रूणकोश में पहला अंतर क्या है, यह अगुणित होता है, मतलब हेप्लॉइड होता है, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है भ्रूणकोश का, आपको पता है कि सक्रिय गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसकी संख्या कितनी होती है, 1, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेप्लॉइड। यही आगे विकसित होकर किसका निर्माण करेगी, भ्रूणकोश का। भ्रूणपोष की बात करें, अच्छा इनके शब्दों से आपको क्या समझ में आ रहा है, भ्रूणकोश, जहां पे भ्रूण क्या होता है, रहता है, भ्रूण का विकास होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, भ्रूणकोश। भ्रूणपोष मतलब जो भ्रूण को, ठीक है, पोषण देता है, वो आपका क्या कहलाता है, भ्रूणपोष। यह त्रिगुणित होता है। जब आपने द्विनिषेचन पढ़ा होगा तो द्विनिषेचन में देखो एक अंड कोशिका होती है, वो द्विगुणित होती है। फिर दूसरी क्या होती है, ध्रुवी केंद्रक से जब नर युग्मक मिलता है तो त्रिसंलयन होता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिगुणन, ठीक है। तो जो आपका ये ध्रुवी केंद्रक होता है, यही विकसित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का, ठीक है। जो भ्रूण को, जो अंडे में, अंडे के साथ जो नर युग्मक का निषेचन हुआ है, वो जब विकसित होगा तो उसको पोषण देने का काम क्या, कौन करता है, ये जो आपका ध्रुवी केंद्रक है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ये तो आपकी अंड कोशिका हो गई। यह ध्रुवी केंद्रक से जो संलयन हुआ है, जो त्रिगुणित केंद्रक बना है, वो आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का, और यही क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, ठीक है। फिर है दूसरा, इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। अभी आपको हमने बताया, अगर आपने गुरु बीजाणु जनन पढ़ा होगा तो गुरु बीजाणु जनन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सबसे लास्ट में जो 4 कोशिकाएं होती है, उसमें से 3 नष्ट हो जाती हैं और एक कोशिका विकसित होकर सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। तो जो इसका भ्रूणकोश का निर्माण होता है उसी सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है, जबकि भ्रूणपोष का, इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। जो भ्रूणपोष बनेगा वो किससे बनेगा, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है उससे इसका निर्माण होता है। तीसरा, यह भ्रूण के विकास में सहायक है। भ्रूणकोश भ्रूण के, अभी बताया ना कि भ्रूण का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है, और ये क्या करेगा, ये भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, ठीक है। फिर इसमें भोजन संचित नहीं होता। जो भ्रूणकोश होता है ये सिर्फ भ्रूण के विकास में सहायक होता है, इसमें भोजन संचित नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये भ्रूणपोष है, भ्रूण को पोषण देने का काम कर रहा है, तो इसमें भोजन संचित होता है, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण अंतर हो गए जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ज़्यादा अंतर नहीं है, आपकी पूरी बुक में टोटल मिला के 6-7 ही अंतर हैं, तो उनको अलग से ही रीड कर लो, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो आपको घबराहट हो रही होगी, रे कैसे करें, कैसे होगा, ये भूल रहा है, वो भूल रहा है, सबके साथ होता है। पेशेंस रखो, अच्छा पेपर जाएगा। अपने माइंड को ना यकीन दिलाओ, हम कर लेंगे, हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है भाई, जब एग्जाम आता है तो टेंशन बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, हमें लगता है हमने जो याद किया है ना सब गया, अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं आ रहा है, अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं आएगा, हम गए। वो सबके साथ होता है। माइंड को बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, याद है, सब याद है। वो घबराहट की वजह से, डर की वजह से होता है। आप थोड़ा ना, जब ऐसा कुछ होता है ना, थोड़ा डीप ब्रीथ कर लिया करो, और थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर टहल लिया करो। थोड़ी देर टीवी देख लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए किसी से बातचीत कर लिए। आप ऐसे दोस्तों से बात भी नहीं करनी कि वो घबराहट और बढ़ा दें। आप सोचो कि आप घबरा रहे हो, फिर आप दोस्तों से बात कर लो,
अब ऐसे दोस्तों से आपने बात कर ली कि जो जिनका भी 12th का पेपर है, अब उनको तो खुद ही घबराहट हो रही है, तो वो आपको और अरे यार सही बोल रहा है यार, सही बोल रही है यार, मेरा तो बिल्कुल ही भूल गया, मेरे को तो और कुछ याद नहीं आ रहा, हो गया इतने में तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो इन चीजों से बचना है एग्जाम में। दोस्ती यारी फोन फान, पॉजिटिव माइंड सेट रखना है और उससे अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगर थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके करोगे ना, तो जो भूला रहेगा वो सब याद आ जाता है। कोई बाहर से पेपर नहीं आ रहा आपका, आपकी बुक में से ही पूछा जाएगा। आपके टॉपिक क्लियर है, आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, बस घबराना नहीं है। तो ये 2 अंतर हमने पढ़ लिए। अब हम इनमें और अंतर देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। ठीक है।